बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, 8 ऑफ 1961। अच्छा जी, ये एक्ट बनाया गया था, बहुत ही मुख्तसर सा एक्ट है और ये एन एक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस है जो कि ऑर्डिनेंस आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है या फिर मार्शल लॉ के दौर में अगर कोई बनता है एक्ट तो वो भी ऑर्डिनेंस कहलाता है। मतलब जो बाकायदा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के ज़रिए नहीं बनता उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। एन ऑर्डिनेंस टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉ, मैरिज और फैमिली लॉ के हवाले से ये ऑर्डिनेंस बनाया गया। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली लॉ। Now therefore in pursuance of the proclamation of 17th day of October 1958 in and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the president is pleased to make and promulgate the फॉलोइंग ऑर्डिनेंस। 7 अक्टूबर 1958 को जो मार्शल लॉ लगाया था यूब खान ने, उसकी परसुएंस में प्रेसिडेंट वो फिर बना और उसने ये ऑर्डिनेंस पास किया। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है जी सेक्शन 1 इसका, ये कहलाएगा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान पर जो कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट बताएगी। सेक्शन 2 है जी इसका आर्बिट्रेशन काउंसिल। आर्बिट्रेशन काउंसिल से मुराद एक बॉडी है जो कि कंसिस्ट करती है एक चेयरमैन पर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज, और हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पर, टू अ मैटर डेल्ट विद दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी मैटर डील किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्टी फेल्स to nominate a representative within such prescribed time, the body formed without such a representative shall be the arbitration council। और अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाए गए पार्टीज़ की तरफ से तो फिर क्या होगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। बी में है जी इसका 2B, चेयरमैन। चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन द कंटोनमेंट एरियाज और बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एन अदर एरियाज और बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ by any such government to discharge the functions of chairman under the ordinance, provided that where the chairman of the union council is a non-Muslim or he himself wishes to make an application to the arbitration council or he is owing to illness or any other reason unable to discharge the function of chairman, the council shall elect one of its Muslim members as chairman for the purpose of the ordinance। अगर चेयरमैन जो है वो किसी भी वजह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो अपने मेंबर्स में से किसी एक को चेयरमैन अपॉइंट कर लेगी। सी प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं उस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ 1961 के रूल्स के, वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डी में है जी यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल मीन्स द यूनियन काउंसिल और द टाउन और यूनियन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर 1959 एंड हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द मैटर एज प्रिस्क्राइब। यूनियन काउंसिल से मुराद जो टाउन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है 1959 के ऑर्डर के तहत वही यूनियन काउंसिल कहलाएगी। वार्ड मीन्स अ वार्ड विद इन अ यूनियन और टाउन एज डिफाइंड इन द अफोरसेड ऑर्डर। एक यूनियन या टाउन में एक एरिया जो स्पेसिफाइड कर दिया जाता है वो वार्ड कहलाता है। ये वार्ड वो गार्डियन एंड वार्ड लेवल से मुख्तलिफ है। उस वार्ड का मतलब होता है माइनर और यहाँ वार्ड से मुराद एक स्पेसिफाइड एरिया है। 3 है जी ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी लॉ कस्टम और यूजेज एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज shall take place only in accordance with these provisions. For the removal of doubt, it is hereby declared that the provisions of the Arbitration Act 1940, the Code of Civil Procedure Act 1908, and the other law relating to the procedure of court shall not apply to the any arbitration council. Arbitration council पर आर्बिट्रेशन एक्ट या CPC या कहीं पर भी अगर आर्बिट्रेशन के हवाले से कोई प्रोविजंस है तो वो इस एक्ट पर अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 4 है जी सक्सेशन। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोसिटस बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर इफ एनी लिविंग एट द टाइम ऑफ सक्सेशन ओपन शेल पर स्ट्राइप्स रिसीव अ शेयर इक्विवेलेंट टू द शेयर विच सच सन और डॉटर एज द केस में बी
वुड हैव रिसीव्ड इफ अलाइव। ये डिस्प्यूटेड सेक्शन है, इसके ऊपर जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा है कि ये अन इस्लामिक है। और ये सेक्शन सक्सेशन पहले 4 को डिस्कस करते हैं, कहता क्या जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सेक्शन 4 ये कहता है सक्सेशन एक्ट के हवाले से कि अगर वो जो दादा से पहले बेटा मर जाए तो फिर बेटे की विरासत ओपन नहीं हुई है, तो उसके बाद जो उस बेटे के मरने वाले के जो बच्चे हैं ना, उनको विरासत में से हिस्सा मिलेगा जो दादा की प्रॉपर्टी है। अगर उसके बेटे के नाम पे नहीं हुई थी, मतलब उन बच्चों के वालिद के नाम पर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, और वो अगर उसका दादा मरता और बाद में बेटा मरता और फिर उसको, या बेटा या बेटी दोनों की सूरत में है ये, तो फिर उसको विरासत मिलनी थी और फिर उसके बाद उसके बच्चों को आनी थी। तो इस पर वो कहते हैं कि जी इस्लामिकली ये नहीं है यार, इस्लामिक है, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक बताई जाती है वो ये कि अगर किसी को ट्रांसफ़र ही नहीं हुई प्रॉपर्टी तो फिर उसको सक्सेशन कैसे मिल सकती है। वो अगर उसका जो बच्चों का दादा है वो या दादी है जो भी है, तो वो अपने तौर पर गिफ्ट या विल कर सकते हैं, अदरवाइज़ सक्सेशन नहीं मिलेगी, मतलब इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। खैर ये डिस्प्यूटेड चल रहा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ है कि ये जो जब तक ये केस उस केस का फ़ैसला नहीं होता तब तक ये सेक्शन जो इंटैक्ट रहेगा, इसी के तहत विरासत मिलेगी। तो अभी प्रैक्टिकली मिल रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्शनेबल सेक्शन। अच्छा जी, फेडरल शरीयत कोर्ट के वो जो PLD 2000 FSC पेज 1। 5. Registration of marriage. Every marriage solemnized under Muslim law shall be registered in accordance with the provision of this ordinance. हर मैरिज जो भी मुस्लिम लॉ के अंदर होगी वो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंसेस to one or more persons to be called the nikah registrars, but in no case shall more than one nikah रजिस्ट्रार बी लाइसेंस फॉर एनी वन वार्ड। एक वार्ड के लिए एक निकाह रजिस्ट्रार होगा और एक से ज़्यादा निकाह रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं। एवरी मैरिज नॉट सोलमनाइज्ड बाय द निकाह रजिस्ट्रार शैल फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस बी रिपोर्टेड टू हिम बाय द पर्सन हु हैज सोलमनाइज्ड सच मैरिज। हर मैरिज जो कि सोलमनाइज हुई है निकाह रजिस्ट्रार, अगर निकाह रजिस्ट्रार ने निकाह नहीं पढ़ाया, मतलब वैसे उन्होंने खुद पढ़ लिया, ये पहले से पढ़ा हुआ है, तो फिर उसको इस एक्ट के तहत रिपोर्ट किया जाएगा और रजिस्टर करवाया जाएगा। हुएवर contravenes the provision of section 3 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or which with fine which may extend to 1000 rupees। 3 महीने की सज़ा और 1000 रुपये का फ़ाइन होगा अगर कोई इस एक्ट की प्रोविज़न की कंट्रावेंशन करता, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। द फॉर्म ऑफ निकाहनामा द रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय निकाह रजिस्ट्रार, द रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व्ड बाय द Union Council, the manner in which marriage shall be registered, and copies of nikahnaama shall be supplied to parties, and the fees to be charged thereof shall be such as may be prescribed। निकाहनामे की कॉपी जो है कोई भी लेना चाहता है तो उसको यूनियन काउंसिल में अप्लाई कर सकते हैं और उसकी जो भी फीस है वो पे करके उसको कॉपी मिल सकती है। एनी पर्सन may on payment of the prescribed fee if any inspect at the office of the union council the record preserved under section 5 और obtain a copy of the entry therein। अगर कोई शख्स इंस्पेक्शन करना चाहता है उस रिकॉर्ड की जो कि यूनियन काउंसिल में, तो भी वो उसकी एंट्री को चेक कर सकता है प्रिस्क्राइब फी पे करके। सेक्शन 6 है जिसका पोलीगैमी। नो मैन ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट the with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। कोई भी शख्स जो है वो बगैर प्रीवियस परमिशन के आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लेगा और राइटिंग में और फिर दूसरी शादी करेगा, इसके अलावा वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। एनी एप्लीकेशन एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सबसेक्शन 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee, and shall state reasons for the purpose of proposed marriage and whether the consent of existing वाइफ और वाइफ्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड देयर टू। और एप्लीकेशन वो देगा परमिशन के लिए यूनियन काउंसिल को, चेयरमैन को, और चेयरमैन जो है वो प्रिस्क्राइब मैनर के तहत जो भी उसकी है फ़ी वो पे की जाएगी, और मतलब एप्लीकेशन के साथ फ़ी पे करेगा और उसमें रीज़न लिखेगा कि वो शादी क्यों करना चाहता है दूसरी, और उसके बाद उसने अपनी एग्जिस्टिंग बीवी या बीवियों से कंसेंट ली है या नहीं ली। On receipt of the application under subsection 3, chairman shall ask the applicant
and his existing wife or wives each to nominate a representative and the arbitration council to constitute it may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to the such condition if any as may be deemed fit permission the permission applied for। ये इसका जो ये सब सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3 और 5 है ना, इसको अभी अन इस्लामिक करार दिया गया है क्योंकि इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि वो एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी के मतलब दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेना या फिर इस तरह यूनियन काउंसिल आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन लेने वाली। In deciding the application of the arbitration council shall record its reasons for the decision, and any party may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee prefer an application for revision to the collector concerned, and his decision shall be final and shall not be called in question any court। अगर आर्बिट्रेशन काउंसिल ने जो भी फैसला दिया तो उस फैसले के खिलाफ रिवीजन हो सकती है कलेक्टर के पास, और उस कलेक्टर का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा और उसको किसी भी कोर्ट में कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल pay immediately the entire amount of dowry, whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue, and on conviction upon complaint be punished with imprisonment for extent to 1 year और फाइन जो है 5000 रुपीज़। पंजाब अमेंडमेंट में ये फ़ाइन जो है वो 5 लाख रुपए है और सज़ा 1 साल है अगर कोई बगैर परमिशन के दूसरी शादी करता है। 7 में है तलाक। Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman a notice in writing of his having done so, and shall supply a copy thereof to the wife। तो वो वाइफ को कॉपी देगा। डाइवोर्स अगर कोई तलाक प्रोनाउंस कर रहा है तो चेयरमैन को नोटिस करेगा। Whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for term which may extend to 1 year with fine of which extend to 5000 रुपीज़। अगर वो नोटिस नहीं देता चेयरमैन को तो फिर उसको 5000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की सज़ा हो सकती है। सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 5 तलाक अनलेस revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। इस सेक्शन को भी अन इस्लामिक करार दिया गया और उसके ऊपर भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं कि इसको एक्सपायरेशन 90 डेज़ की एक्सपायरेशन प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक से स्टार्ट होती है, ना कि चेयरमैन को नोटिस से। 4 है जी, विद इन 30 days of receipt of notice under subsection 1 the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation। arbitration council जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर सुलह करवाने की कोशिश करेगी। if the wife be pregnant at the time talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in subsection 3 or pregnancy whichever later ends। इस क्लास को भी अन इस्लामिक कहा गया कि प्रेगनेंसी की सूरत में तलाक हो सकती है। वो पीरियड ऑफ इद्दत है जो कि प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद ख़त्म होता है। Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from marrying the same husband without an intervening marriage within a period थर्ड पर्सन अनलेस सच टर्मिनेशन इज़ फॉर अ थर्ड टाइम सो इफेक्टिव। मतलब 3 महीने से पहले तलाक वो जो है रजू हो सकता है और उसके लिए हलाला करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 8 है जी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदरवाइज देन बैन तलाक। तलाक के अलावा अगर कोई मैरिज डिसॉल्व हो रही है उसके वाले से where the right to divorce has been duly delegated to the wife and she wishes to exercise that right, or where any of the parties to marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provision of section 7 shall meet its maintenance apply applicable as far as applicable। किसी और तरीके से अगर मैरिज डिसॉल्व हो रही है तो भी सेक्शन 7 की प्रोविजन अप्लाई होंगी। 9 है जी, मेंटेनेंस। इफ़ एनी हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एब्सोल्युटली और वेयर देयर आर मोर वाइफ्स देन वन फेल्स टू मेंटेन देम इक्विटेबली द वाइफ और ऑल ऑफ एनी ऑफ द वाइफ्स में इन एडिशन टू सीकिंग एनी अदर लीगल रेमेडी अवेलेबल अप्लाई टू द चेयरमैन हु शैल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन काउंसिल टू डिटरमिन द मैटर, एंड द आर्बिट्रेशन काउंसिल में इशू अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द अमाउंट विच शैल बी पेड एज अ मेंटेनेंस बाय द हस्बैंड। अगर कोई वाइफ जो है वो मेंटेनेंस लेना चाहती है तो वो आर्बिट्रेशन काउंसिल को अप्लाई कर सकती है और हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मतलब कोर्ट के अलावा भी तरीका दूसरा है। हस्बैंड और वाइफ में इन द प्रिस्क्राइब मैनर विद द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन of the certificate to the collector concerned, and his decision shall be final, shall not be called in question in any court।
और हस्बैंड जो है वो इस आर्बिट्रेशन काउंसिल के फैसले से अगर अग्रीव्ड होता है तो वो कलेक्टर को रिवीजन फाइल करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, और उसका कलेक्टर का फैसला फाइनल होगा और उसे किसी कोर्ट में कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। एनी अमाउंट पेबल अंडर सबसेक्शन 1 और 2 इफ़ नॉट पेड इन द ड्यू टाइम शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। कोई भी अमाउंट जो कि ड्यू है या पेबल है इसको रिकवर किया जाएगा एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। पंजाब अमेंडमेंट में है जी फुल स्टॉप सेक्शन 2 में फुल स्टॉप की जगह क्या लगाया जाएगा, रिप्लेस बाय द कॉलन एंड देयर आफ्टर द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी एडेड, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ and for reason to be recorded transfer an application for revision of the certificate from collector to any other collector or to director local government or to additional commissioner is division। कमिश्नर जो है उस एप्लीकेशन को रिवीजन के एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकता है किसी और कलेक्टर के पास या फिर किसी एडिशनल कमिश्नर के पास भी। 10 है जी डावर, वेयर नो डिटेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डावर आर स्पेसिफाइड इन द निकाहनामा और द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट द इंटायर अमाउंट ऑफ द डावर शैल बी प्रिज्यूम टू बी पेबल ऑन डिमांड। अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा गया कि कब डावर जो है वो हक महर पे होगा तो फिर समझा यही जाएगा कि डावर जो है पेबल है ऑन डिमांड, जब डिमांड करेगी खातून उस वक्त उसे मिलेगा। सेक्शन 11 है जी पावर टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी कैरी ऑन टू इफेक्ट और द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत इन मेकिंग रूल्स अंडर दिस सेक्शन सच गवर्नमेंट में प्रोवाइड दैट द ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द रूल्स शैल बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्लीमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़। एक मंथ की सज़ा और 2 महीने का जुर्माना हो सकता है अगर कोई इन रूल्स की कंट्रावेंशन करता है। रूल्स पर मैं एक अलग से लेक्चर बना चुकी हूँ, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट एंड शैल देयर अपॉन हैव इफेक्ट एज इफ इनेक्टेड इन दिस ऑर्डिनेंस। रूल्स का ऐसे ही इफेक्ट होगा जैसे कि वो इस ऑर्डिनेंस का ही हिस्सा है। 12 और 13 अमेंडेड है, 12 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अलग से बनाया गया और 13 में रेजोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 अलग से बनाया गया, जिसका मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।